हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन सीख लिया था। एडिशन कंपाउंड क्या है। एडिशन सॉल्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक उसमें होता है डबल सॉल्ट एंड एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है। तो पर्टिकुलर ये वीडियो के अंदर हम इसकी टर्मिनोलॉजी एंड एक्चुअली ये होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा देखा था कि भाई अगर हम इसको मिक्स कर रहे हैं, जैसे K4FeCN6, ये एक कैसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये दो आयंस में कन्वर्ट होता है, 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस, ये दोनों में कन्वर्ट होता है। ओके, ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिटेन करता है। इसमें एक्चुअली ये कैसे बनता है आपको पता है, FeCN ट्वाइस प्लस 4KCN कंबाइन होते हैं, तब जाके K4FeCN6 बनता है। ओके, इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर हमें Fe+2 का टेस्ट नहीं मिलता है, Cn माइनस का टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं मिलता है। एक नए आयंस ही ये फॉर्म कर देता है, ऐसा कह सकते हैं। K प्लस चलो मिलता है उसका टेस्ट, बट बाकी ये नए आयन फॉर्म करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं, फिर हम उसकी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो दोस्तों मेनली हम देखें तो पहले चार्ज के हिसाब से, ऑन द बेस ऑफ चार्ज यू कैन क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनटू द डिफरेंट टाइप्स। तो चार्ज के हिसाब से आप उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दूसरा होता है एनआयनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स एंड तीसरा होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ओके, तो कैटायनिक मींस क्या, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो जैसे हमने देखा, देखिए K4FeCN6 है। ओके, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आप उसका डिसोसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, हमने आगे ही देखा, FeCN6 4 माइनस। ठीक है, FeCN6 4 माइनस। तो आपको ये पर्टिकुलर सॉल्ट के ऊपर कौन सा चार्ज मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है, एनायनिक, कि भाई जिसका डिसोसिएशन करने से, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंपाउंड है। ठीक है, कि जिसका डिसोसिएशन करने से हमें कॉम्प्लेक्स आयन कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अभी देखिए NiNH3 6Cl2, तो इसका हम आयनाइजेशन करते हैं तब जाके हमें ऐसा मिलता है दोस्तों, NiNH3 6 प्लस 2 एंड 2Cl माइनस। इट मींस इसके ऊपर क्या, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो उसे क्या कहा जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाएगा। इट मींस जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम डिसोसिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन पॉजिटिव है तो उसे कैटायनिक कहा जाता है, अगर नेगेटिव है स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन तो उसे एनायनिक कहा जाता है। एंड अगर वो न्यूट्रल है, ओके, अकेला ऐसा ही कंपाउंड दिया गया है NiCO4 जो कभी भी डिसोसिएट नहीं हो सकता, तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं। तो बेसिकली चार्ज के हिसाब से हम उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। कैटायनिक क्या होता है कि वो पॉजिटिव आपको कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, एंड एनायनिक क्या होता है, जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, एंड न्यूट्रल क्या होता है, जो न्यूट्रल होता है, वो कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, दूसरा हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी। ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो उसमें दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक को बोला जाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड दूसरे को बोला जाता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें फर्क क्या होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, K4FeCN6, जब आप उसका डिसोसिएशन करोगे आपको मिलने वाला है 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस। तो ये जो आपको FeCN6 4 माइनस एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है, ठीक है, समझ लेना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही
बहुत ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। ओके, तो इसको अगर हम फर्दर डिसोसिएट करते हैं, इसको पर्टिकुलरली इसको हम डिसोसिएट करते हैं, तो बहुत ही कम प्रपोर्शन में Fe+2 एंड 6Cn माइनस मिलता है, बहुत ही कम प्रपोर्शन में। इट मीन्स इतना निग्लिजिबल अमाउंट में मिलता है, हम ऐसा ही कह सकते हैं कि इसका डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता। 0.0% मिल रहा है, 0.0 समथिंग परसेंट मिल रहा है ये। मीन्स हम कह सकते हैं कि भाई इसका फर्दर डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उसे हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, कि भाई जिसका फर्दरली हम डिसोसिएशन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स आयन में से। बट अगर ऐसे कंपाउंड की बात करें जैसे CdCN4 2 माइनस, तो CdCN4 2 माइनस में से अगर हमको डिसोसिएट करना हो, CD इसको फर्दर डिसोसिएट करें हम, तो हमें CD+2 4Cn माइनस, ये एक अप्रोप्रिएबल अमाउंट में मिलता है। इट मीन्स कुछ अमाउंट इसका सफिशिएंट होता है, ओके, निग्लिजिबल नहीं होता है, ओके। तो ये कुछ सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये अप्रिसिएबली डिसोसिएटेड हो रहा है, एंड वो कुछ इनफ अमाउंट में CD+2 एंड 4Cn माइनस देता है। क्लियर, कि अगर इसमें अगर हम सल्फर -2 S-2 आयन डालेंगे तो CdS बन जाएगा, बल्कि इधर आप डालोगे S-2 तो FeS नहीं बनेगा, क्योंकि FeS का इतना इतना प्रपोर्शन नहीं है। इट मीन्स ये तो हार्डली डिसोसिएट होता है, इट मीन्स होता ही नहीं है। बट ये क्या हो जाता है, इसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डिसोसिएट हो जाता है, जो आगे फर्दर जाके दूसरे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस है उसे क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको सीखने की जरूरत नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो हमने चार्ज के हिसाब से कितने देखे दोस्तों, 3, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। स्टेबिलिटी के हिसाब से हमने क्या देखा, 2, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। परफेक्ट मींस क्या, उसका ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है फर्दरली डिसोसिएट नहीं होता, ये तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट होता है। बल्कि इम्परफेक्ट मींस क्या, वो डिसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, अप्रिशिएबल अमाउंट में डिसोसिएट होता है ना, आगे उसके साथ कंपाउंड फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी रिएक्टिविटी, थर्ड आएगा आपका रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से भी आप कॉम्प्लेक्स आयंस को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, आइए उसे देखते हैं। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से हम दो पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है, उसमें से फर्स्ट होता है जिसे कहा जाता है लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, नाम समझिए, लेबाइल, एंड दूसरे को क्या कहा जाता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। नाम से ही पता चल गया होगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। कि भाई जो कॉम्प्लेक्सेस हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये तो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा, हम ऐसे तो नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स आयंस हाईली रिएक्टिव होते हैं दोस्तों, क्लियर, कि जिसके अंदर लिगेंड, मैं इधर लिख रहा हूं लिगेंड्स, समझाऊंगा लिगेंड क्या है, ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी खाली इतना याद रखो। लिगेंड्स कैन रेडीली रिप्लेस्ड, लिगेंड जो होते हैं वो आराम से रिप्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, बाय अदर लिगेंड। वो आराम से दूसरे लिगेंड से रिप्लेस हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं, कि वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्लियर, जो इजीली रिप्लेस नहीं किए जाते दूसरे लिगेंड के द्वारा। समझ में आ गया। तो ऐसे कंपाउंड जो हाईली रिएक्टिव है, इट मींस आप जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, FeCN6 4 माइनस है, तो उसमें Cn लिगेंड है। अभी आपको आगे टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा तभी जाके ये पता चलने वाला है, ठीक है। तो Cn लिगेंड है, तो Cn कोई दूसरे लिगेंड से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। समझ में आ गया। तो ये था पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में, टाइप्स के बारे में। अभी मैं आपको समझाना चाहूंगा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही अभी मैं बोलूंगा, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहा जाता है, आइए उसमें थोड़ा बहुत इसके ऊपर हम थोड़ा नॉलेज देते हैं।
तो आप मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहा जाता है? तो नाम से ही पता चलता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली होता क्या है? तो कि भाई जो कंपाउंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो उसमें क्या आता है? टर्मिनोलॉजी क्या आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम समझते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड कहते हैं। ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, बट फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं क्या कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रीच जो कंपाउंड होता है, क्या? फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो इलेक्ट्रॉन रीच कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो होता है, ओके, उसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे मॉलिक्यूलर एलिमेंट के पास कुछ नहीं है। ठीक है, वो जो बॉन्ड फॉर्म कर, देखिए देखिए बताता हूं। NH3 है हमारे पास, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन ने एक इधर शेयर किया, इधर एक शेयर किया, इधर शेयर किया, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अभी आप देख रहे हो ये दो, ये दो, ये दो, तो ये 6 जो इलेक्ट्रॉन है उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहा जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, इसके लिए उसे क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। ये जो है पर्टिकुलरली दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लोन पेयर कहा जाता है। ओके, या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है। तो इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी हम बात करते हैं BF3 की। तो BF3 में क्या था कि भाई बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके, तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो अभी आप देख सकते हो बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी क्या करेगा ये नाइट्रोजन? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसके पास तो कुछ नहीं है, ओके, इसके पास तो कुछ नहीं है, बट नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। एक ही स्पीसी दूसरे स्पीसी को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। ठीक है, एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर। डोनर से एक्सेप्टर की ओर एरो दिखाते हैं। यही केस होता है NH4+ के अंदर। तो एक दो एग्जांपल दे दूं इसलिए आपको पता चले। NH3 तो आ गया, ठीक है, NH3 आ गया। अभी H+ है। अभी आप सोचिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी H+ कब बनेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये NH4+। तो ये बनाया, ये क्या बना? कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसे कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये साइंटिस्ट डेटिव ने फाइंड किया था, इसलिए इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। सिंपल है बस बच्चों, एकदम सिंपल है। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों। चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को थोड़ा और समझाऊंगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझाने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं, द फॉर्म्स बिटवीन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन लुइस एसिड एंड लुइस बेस। अभी इसको समझिए कि भाई एक बॉन्ड फॉर्म होता है लुइस एसिड एंड लुइस बेस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो लुइस एसिड जनरली क्या होता है? हमने लुइस की डेफिनेशंस पढ़ी थी, लुइस एसिड भी पढ़ा था, लुइस बेस भी पढ़ा था। तो लुइस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। लुइस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं दोस्तों? एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, उसे लुइस एसिड कहते हैं। अभी हमने ये केस देखा, अभी आगे ही कि NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया BF3 को,
तो BF3 के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो वो क्या हो गया, लुईस एसिड। इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे एंड उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो वो लुईस बेस हो गया। तो लुईस बेस एंड लुईस एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन भी मैं आपके लिए लिखता हूं, तो आपको उसका भी और ज्यादा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो लिखिए अभी मेरे साथ साथ कि अ कंपाउंड कंटेनिंग, समझिएगा, अ कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट bonds typically between central metal atom and ligand, पढ़ाऊंगा ये सब। ओके, सेंट्रल मेटल एटम एंड ligand और अदर ग्रुप्स, अभी तो ऐसे लिखो अदर ग्रुप्स। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बेसिकली ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था हमने लिखा था ना, FeCN6 4 माइनस, तो उसमें Fe हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। एंड Cn हमारा क्या होता है, लीगेंड होता है, क्योंकि लीगेंड क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस। एंड मेटल क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, तो भाई ये लुईस बेस इसको क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। इट मींस ऐसा होगा, Fe के पास भी Cn कैसे होता है, ऐसे, चलिए मैं ऐसे बना देता हूं। तो ऐसे कुछ 6 Cn आ जाते हैं एंड 6 Cn इसको एक 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 कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड इसके पास बनाते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, FeCN6, जिसमें ये सेंट्रल मेटल है तो वो क्या है, लुईस एसिड हो गया। ये सारे क्या हो गए, लुईस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल आपको पता है 5 सब ऑर्बिटल में होते हैं उसके अंदर, एंड वो वैकेंट d ऑर्बिटल भी पॉसिबल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल मेटल मोस्टली किसका होगा, d ब्लॉक एलिमेंट का होगा। ठीक है, इतना अभी अभी बेसिक चीजें समझिए, अभी बेसिक चीजें समझिए, फिर जाके आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। किसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में एक, इट मींस ये सेंट्रल मेटल लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, बहुत ही इजी चीजें हैं। तो आप अगर इसको आपने कर लिया तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो अभी हमें पढ़नी है टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी, आइए हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी कैसे किया जा सकता है। तो हमने देखा कि एक क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन लिखते हैं। ओके, एंड आपने देखा होगा मैंने लिखा K4FeCN6, समझिएगा आप, हाँ। एंड एक मैंने लिखा NiNH36Cl2, तो उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स आयन को आगे लिखा, इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स आयन को पीछे लिखा। इट मींस इसका मीनिंग क्या आ गया कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, इधर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, जैसे आपको पता है कि 4K प्लस एंड FeCN6 4 माइनस, मैं खाली आयन लिख रहा हूं जैसे आपको पता चले, तो इसलिए मैंने इसको पीछे लिखा। अगर ये पॉजिटिव है, ये इधर +2 आता है एंड 2Cl माइनस आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने आगे लिखा, क्योंकि हमेशा कैटायन क्या होता है, आगे आता है, इसकी वजह से। तो जनरली हम उसके हिसाब से लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स आयन तो लिख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आयन होगा तो हम आगे लिखेंगे, ये अपना कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर अपना कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हुआ तो हम इधर क्या लिखेंगे, नेगेटिव आयन लिखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन कौन सी साइड लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड लिखेंगे, एंड नेगेटिव आयन कौन सी साइड लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो होते हैं, इसे अभी आप ध्यान से समझिएगा, मैं जो भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं,
बहुत सारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। ये दोनों आयन को काउंटर आयन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इन दोनों आयन को क्या कहा जाता है दोस्तों? काउंटर आयन कहा जाता है। इसे काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है, जो बाहर है। जैसे इसमें काउंटर आयन कौन है? के। इसमें काउंटर आयन कौन है? Cl। तो इसे काउंटर आयन कहा जाता है, ठीक है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट को जो हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जैसे मैंने ऐसे लिखा CONH3 6, तो एक क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है। एक क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम होता है। एंड एक क्या होता है? लिगेंड होता है। ओके, एक क्या होता है? लिगेंड होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर से मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं K4FeCN6। इसमें मैं आपको पूछ रहा हूं काउंटर आयन कौन सा है दोस्तों, तो आप मुझे बताओगे काउंटर आयन सर के है, ठीक है। के प्लस को काउंटर आयन कहा जाता है। अभी मैं आपको पूछूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपना होगा FeCN6 4-, सॉरी, एक पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। माइनस जब भी मत लगाओगे चलेगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, FeCN6 4-, अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ठीक है। अभी उसमें मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है? अभी मेटल कौन है इसके अंदर? Fe, तो सेंट्रल मेटल हो गया Fe। तो फिर लिगेंड कौन बचेगा दोस्तों? तो लिगेंड होगा Cn-। तो Cn- अपने पास क्या होगा? लिगेंड होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो ये होता है उसका पूरा पूरा टर्मिनल। इसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, ये तो भी, एंड ये तो बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ये दोनों बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ये तो अभी आप इतना समझ लिया तो आपको आ गया, टेंशन मत लो। ओके, अभी आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CONH3 4 Cl2Cl। तो इसमें आप मुझे बताइए कि काउंटर आयन कौन सा है। तो ये अपना काउंटर आयन है Cl। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सेंट्रल मेटल ये है, एंड ये दो लिगेंड है इसके अंदर, क्योंकि Cl भी है, ओके, एंड NH3, तो दो लिगेंड होंगे इसके अंदर। अभी क्या होता है लिगेंड, सेंट्रल मेटल क्या होता है, वो सब समझ रहे हैं। अभी खाली आप इतना समझिए, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो अभी लिगेंड के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा टर्मिनोलॉजी में। फिर हम उसके बाद सेंट्रल मेटल के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। फिर से मैं आपको समझाऊंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ओके, जिसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहा जाता है। एक बार फिर से समझा दूंगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो सब हम समझेंगे। बेसिकली वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपकी सारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। एंड होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।